हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग आंद्रे बेतेई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आंद्रे बेतेई का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं, उनका अपना खुद का अचीवमेंट क्या रहा है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं आंद्रे बेतेई जी का। ये इमेज जो है वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, या ये कहें लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ है। और ये 2005 की ये इमेज है। इस साल इनको भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो कि पद्म भूषण है उससे नवाजा गया था। तो ये इमेज उसी समय की है। यहाँ पे इनकी इमेज आप लोग देख सकते हैं आंद्रे बेतेई जी का। आंद्रे बेतेई जी का समाजशास्त्र में क्या योगदान है, इन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था और इससे हमारे सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये किस तरीके से समाजशास्त्र को देखते हैं, समझते हैं, इन सभी को हम लोग समझेंगे। आंद्रे बेतेई का जन्म जो है वो 30 सितंबर 1934 को हुआ था और ये आज भी हमारे बीच में हैं। तो ये अभी 89 वर्ष के हो चुके हैं, 89 ईयर्स के हैं। यह एक भारतीय समाजशास्त्री, लेखक और शिक्षाविद हैं। उन्हें दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर जब भी आंद्रे बेतेई का नाम आता है तो आप लोगों को तंजौर या फिर श्रीपुरम का नाम तुरंत याद आता होगा। तो यहाँ पे एक डाउट ये बना रहता है कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट के श्रीपुरम गांव में इन्होंने अध्ययन किया था या फिर श्रीपुरम ज़िले के तंजौर गांव में अध्ययन किया था। इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय इन्होंने अध्ययन किया था उस समय ये तंजौर ही था। और जो श्रीपुरम गांव है, इन्होंने श्रीपुरम गांव की बात की है, तो ये रियल में ऐसा कोई नाम था नहीं, ये बल्कि वहाँ पे एक ब्राह्मणों का गांव था और उसी का इन्होंने अध्ययन किया था। जहाँ पे मेजॉरिटी ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मण गांव के नाम से वो जाना जाता था, उसको इन्होंने ये एक काल्पनिक नाम श्रीपुरम है दिया है। तो जो कि आज के समय में अगर हम देखें तो तंजौर जो है वो ज़िला है। तो तंजौर गाँव का अध्ययन या तंजौर ज़िले का अध्ययन या श्रीपुरम गाँव का अध्ययन, ये सारी एक ही बातें हैं, इसलिए आप लोग कभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उन्होंने भारत में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में और अशोक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। तो ये हरियाणा में है। इन्होंने ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में काम किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की यदि बात कर लें तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पे जब हम लोग इनकी शिक्षा की अगर बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो राधा कमल मुखर्जी थे उनसे काफ़ी मिलता जुलता इनका भी जो शैक्षणिक सफ़र रहा है ऐसा ही रहा है। तो आप लोग देखेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये मानव विज्ञान या मानव शास्त्र में ये अपना डिग्री करते हैं और इसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय आप सभी को ये पता है कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग को खोला गया था और ये आंद्रे बेतेई एम.एन. श्रीनिवास के अंडर में ही अपना पीएचडी इन्होंने किया था और एम.एन. श्रीनिवास ने ही इन्हें भेजा था तंजौर ज़िले का या तंजौर गांव का अध्ययन करने के लिए। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, यहाँ पे आप लोग ये नाम रामकृष्ण मुखर्जी के साथ भी जुड़ा हुआ देखे होंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में एक रिसर्च फेलो के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद वो DSE में समाजशास्त्र संकाय में शामिल हो गए थे। तो DSE अर्थात दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे ये समाजशास्त्र संकाय जो था वहाँ पे फैकल्टी था, वहाँ पे ये शामिल हो गए थे। अच्छा, जो इन्होंने आप लोगों को इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक जो देखने को मिलती है वो कौन सी है, कास्ट 1 मिनट
इसी बुक से मोस्टली इनको जाना जाता है। तो कास्ट, क्लास एंड पावर, ये CCP हम बोलते हैं या कास्ट, क्लास, पावर बोल सकते हैं। इसी बुक से इनको जाना जाता है। और ये बुक जो है, इन्होंने तंजौर ज़िले का जो अध्ययन किया था, ये 1961 से 62 के बीच में लगभग 1 साल तक ये यहाँ पे रहे थे और इसका अध्ययन किया था। और ये यहाँ पे एक घटना और मैं बता देती हूँ कि MN श्रीनिवास का जो नाम है, आप सभी को पता है कि जो फील्ड वर्क की बात है वो सबसे पहले उन्हीं ने शुरू किया था। तो फील्ड वर्क को वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे और इसलिए वो आंद्रे बेतेई जी को भी भेज दिए थे कि आप जाइए और जाके अपने जहाँ उनका अपना खुद का नेटिव है या जहाँ के वो रहे हुए हैं उससे अलग आप दूसरी जगह जाके और अध्ययन करके और तब जाके आप अपनी थीसिस कंप्लीट कीजिए। तो ये तमिलनाडु के तंजौर ज़िले में आते हैं, जो कि श्रीपुरम गांव के नाम से भी एक मैंने आप लोगों को बताया कि एक ब्राह्मण गांव रहता है, वहाँ पे ये अध्ययन करते हैं। और ये अपनी थीसिस जो है कास्ट, क्लास एवं पावर, यही बुक जो है उनकी थीसिस का रहा है। और ये बुक के जब ये PhD की थीसिस अपनी MN श्रीनिवास को जमा करते हैं और उसके बाद से 1971 में ये कास्ट, क्लास एंड पावर के नाम से बुक सामने आती है। और ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कास्ट, क्लास एंड पावर जो बुक है वो जो ये तंजौर के श्रीपुरम में अपना अध्ययन किए थे उसी पे आधारित बुक है, जिसमें इन्होंने कास्ट को वहाँ के समझने की कोशिश की थी, किस प्रकार से क्लास वहाँ उभर रहा है, वर्ग उभर रहा है, उसको समझने की कोशिश की थी। और इन दोनों में हमें पावर कैसी देखने को मिलती है, शक्ति या सत्ता कैसे देखने को मिलती है, उसको ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट उनके कैरियर को हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। तो ये सारे जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना अध्यापन कार्य भी किया है। उन्होंने सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस कलकत्ता और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे, जहां 2003 से वह समाजशास्त्र के एमरिटस प्रोफेसर बने हुए हैं। उन्हें 2007 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय के चांसलर हैं। और इससे पहले उन्होंने अशोक विश्वविद्यालय, जो कि मैंने बताया हरियाणा में है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि रिसर्च के लिए, सोशल साइंसेस पे रिसर्च के लिए जानी जाती है। तो ये वहाँ इससे पहले जो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय में ये चांसलर रहे, उसके पहले ये अशोक यूनिवर्सिटी में चांसलर के रूप में कार्य कर चुके थे। ओके, यहाँ पे अब हम लोग बेतेई के कुछ अध्ययन के बारे में समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पे मैं ये बता दूँ बात कि हमें आंद्रे बेतेई औपचारिक रूप से समाजशास्त्री दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका अध्यापन जो हुआ है, अध्यापन हुआ है, वो सोशियोलॉजी के ही फील्ड में हुआ है। लेकिन एक अध्ययन की दृष्टि से देखें तो ये एक मानव शास्त्री नज़र आते हैं और वो खुद भी ऐसा मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनकी जो स्टडी है, जितना भी इन्होंने अध्ययन किया है, तो ये आप सभी को पता होगा कि कंपैरेटिव मेथड को ये लेके चले हैं। ये कंपैरेटिव मेथड को लेके चले हैं साथ में। तो जब भी कंपैरेटिव मेथड के या तुलनात्मक अध्ययन की या तुलनात्मक पद्धति की बात आती है तो आंद्रे बेतेई का भी नाम आता है। तो इन्होंने तुलना को अपने केंद्र बिंदु में रखा है। जो भी इन्होंने अध्ययन किया उसमें तुलना को केंद्र बिंदु में रखा और ये समझना चाहते थे कि हम किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी सोसाइटी को या
किसी भी अगर हम तथ्य को समझना चाहते हैं तो बिना तुलना किए हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ये तुलनात्मक जो पद्धति है ये इनका मेन पॉइंट रहा, यानी कि ये इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए रहे। दूसरी बात ये निकल के आती है कि ये जैसे कि अन्य जो विचारक थे उन्होंने परंपराओं पे अध्ययन किया है, ऐसे ही इन्होंने भी परंपराओं पे अध्ययन किया है। तो परंपराओं पे भी इनका अध्ययन रहा है, लेकिन ये बाकी लोग जो जैसे कि अगर हम डीपी मुखर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे डीपी मुखर्जी जो हैं ये परंपराओं की बात करते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि जो ये परंपराओं का अध्ययन करने के लिए कहते हैं वो अपनी सभ्यता अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक ब्राह्मणवादी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। लेकिन आंद्रे बेतेई के साथ ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने ऊपर ब्राह्मणवादी जो एक प्रभाव है उसको हावी नहीं होने दिया था। तो हालांकि इन्होंने परंपराओं का अध्ययन किया था लेकिन इस तरीके से नहीं किया था। ओके, इनके जो भी हमें रचनाएं दिखती हैं, जो भी बुक्स दिखते हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो एक स्ट्रैटिफिकेशन बोलें या हायरार्की बोलें या स्तरीकरण बोलें, ये इन्होंने ज़रूर समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार से किसी भी गांव की जो संरचना है उसमें हमें स्तरीकरण जो है वो किस तरीके से दिखती है, या फिर जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये तुलना करने की कोशिश किए हैं बार बार। ओके, तो ये तो कुछ ऐसे जो फैक्ट्स थे आंद्रे बेतेई जी से संबंधित थे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बेतेई को जाति व्यवस्था का अध्ययन, तुलनात्मक विधि का प्रयोग और सामाजिक मानव शास्त्र के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हालांकि ये एक समाजशास्त्री थे औपचारिक रूप से, क्योंकि इनकी जो पोस्ट थी तो वो तो एज ए सोशोलॉजिस्ट ही थी, लेकिन इनको अगर हम फील्ड अध्ययन की तरह से देखें कि किस तरीके से ये जो एक फील्ड स्टडी या क्षेत्रीय अध्ययन पे जोर देते थे, तो इस प्रकार से हम इनको एक सामाजिक मानव शास्त्री के रूप में समझ सकते हैं। आंद्रे बेतेई एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है तथा वह सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कौन से विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है, तो ये आंद्रे बेतेई हैं। यहाँ पे अब जब मानव शास्त्र की और समाजशास्त्र की बात चल रही है तो ये भी मैं बता दूं कि आंद्रे बेतेई जी जो समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो दूसरे देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या अमेरिका हो, ऐसे देशों में जो समाजशास्त्र है और जो सामाजिक मानव शास्त्र है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग फील्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, ये मानते हैं कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि समझने की कोशिश करें तो इन दोनों में हमें कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हमें ये देखने को मिलेगा, हमारे भारत की चूँकि संरचना ऐसी है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि एक समाजशास्त्री जो है वो मानव शास्त्र का भी अध्ययन कर रहा है और एक मानव शास्त्री जो है वो समाजशास्त्र के जो मुद्दे हैं उसका अध्ययन कर रहा है। और यही रीज़न भी है कि हम लोग अपने अगर एकेडमिक पैटर्न में देखें तो आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें देखेंगे, जो भी पोस्ट आती हैं तो ऐसा देखेंगे आप लोग कि जो मानव शास्त्र का होता है और समाज शास्त्र का काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस भी होता है। और ये भी देखेंगे कि दोनों लोग दोनों पोस्ट को भर भी सकते हैं या उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आंद्रे बेतेई जी कहते हैं कि हम इसको अलग अलग नहीं समझ सकते, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आंद्रे बेतेई का यहाँ पे एक कथन है वो हम लोग देख लेते हैं। इनके अनुसार ये आज जातियों का राजनीतिकरण हो गया है, उनमें प्रतिस्पर्धा आ गई है, भौतिक सुविधाओं और विकास के लाभ को लेने के लिए ये जातियाँ एकजुट हो गई हैं, उनमें लामबंदी आ गई है। अब जातियों में मध्यम वर्ग,
उभर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो कथन कहा है, इसका जो सार है वो यही है कि जब वो जाति को समझ रहे थे, कास्ट, क्लास और पावर की बात जब हम उनके बुक की करते हैं, तो जब वो जातियों को समझ रहे थे तो वो ये भी देख रहे थे कि किस प्रकार से जो जातियां हैं, जो हमें कास्ट सिस्टम दिखता है, उसमें से किस प्रकार से एक क्लास जो है वो उभर के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे इनका कथन है कि जातियों में मध्यम वर्ग उभर रहे हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन भी होते जा रहे थे, गांव में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। तो इसी परिवर्तनों को समझने के लिए आंद्रे बेतेई ने जो श्रीपुरम का अध्ययन किया था, ये जो है वो इन्हीं सारे मुद्दों पे आधारित रहा है। आंद्रे बेतेई ने सबसे बड़ा प्रश्न यह प्रस्तुत किया है कि आज प्रजातांत्रिक युग में क्या भारतीय जो भारत है वो जातियों के बिना चल सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि क्या अगर हम एक ऐसी इमेजिन करें, सपोज इमेजिन कर दिया जाए कि भारत में जातियां ही नहीं हैं, तो हमें भारत की संरचना कैसी दिखाई देगी। आप लोग सोच सकते हैं, जातियों से ही आप जितने लोग हैं, हम जितने लोग हैं, सबके नाम के साथ जो एक सरनेम जुड़ा हुआ है, चाहे वो सिंह है, चाहे वो प्रजापति है, चाहे अलग अलग बहुत सारे श्रीवास्तव हैं और राजपूत हैं, अलग अलग जो भी बहुत सारे टाइटल्स देखने को मिलेंगे, आप लोगों को सरनेम देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लिया जाए, एक बार के लिए आप लोग ये इमेजिन करिए कि जो इतने सरनेम हैं, जितने भी सरनेम हैं आप लोगों को जो जातियों के लगाए जाते हैं, अगर वो हटा दिया जाए, वो भारत की पहचान ही न रहे, तो क्या भारत का अपना अस्तित्व किस रूप में दिखेगा। तो जो हम अगर मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि अजय मौर्य, अजय गुप्ता, अजय सिंह, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं, अगर सपोज ये जो एक टाइटल है वो हट जाए, अगर मान लेते हैं कि वो टाइटल ही हटा दिया जाए, तो किस प्रकार से हमें यहाँ के जो भारत की हमें व्यवस्था दिख रही है वो किस प्रकार की, या भारत की जो हमें संरचना दिख रही है वो किस प्रकार की दिखेगी। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रश्न है आंद्रे बेतेई का कि यदि आज का जो प्रजातांत्रिक युग है, इसमें यदि हम कास्ट को हटा दिया जाए, अगर कास्ट सिस्टम को ही हटा दिया जाए, तो भारत क्या इसके बिना अपने अस्तित्व में बना रह पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बेतेई ने जातियों को प्रतिष्ठा और शक्ति के संदर्भ में ही रखा है। उनके अध्ययन में सूक्ष्म अध्ययन शामिल है। तो जो इन्होंने अपना श्रीपुरम का अध्ययन किया था, इसको एक माइक्रो स्टडी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बारीकी से वहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि जो विभिन्न जातियाँ हैं, तो क्या वो सभी जातियां जो हैं वो प्रतिष्ठा पाती हैं समाज में, या वहाँ पे उनके पास पावर है, या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ उच्च जातियों के पास उनकी प्रतिष्ठा और पावर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा उच्च जातियां नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो फिर उनकी समाज में प्रतिष्ठा और पावर देखने को मिलती है। तो इन सभी का अध्ययन आंद्रे बेतेई जी श्रीपुरम के अध्ययन में किए थे। ओके, इसी को उन्होंने समाजशास्त्र की विधि के रूप में स्थापित किया है। तो जो माइक्रो स्टडी है, इसी को इन्होंने माना था कि समाजशास्त्र की जो विधि है ये माइक्रो स्टडी ही होनी चाहिए। आंद्रे बेतेई ने जाति को धार्मिक कर्मकांड पर आधारित समुदाय कहा है। तो इन आंद्रे बेतेई जी ने जो जाति को किस रूप में देखा है, इन्होंने कहा जो धार्मिक कर्मकांड होता है इस पे आधारित ये समुदाय होता है जो कि जाति होता है, तथा वर्ग को उत्पादन के साधनों के साथ जोड़ा है। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने वर्ग को उत्पादन के साधनों के साथ जोड़ा था, उसी प्रकार से आंद्रे बेतेई ने भी जो वर्ग है उसको इन्होंने इससे जोड़ा कि आखिर में उत्पादन के साधन कौन से हैं और कैसे हैं, कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो ये उत्पादन के साधनों के साथ वर्ग को जोड़ते हैं और धार्मिक कर्मकांड के साथ इन्होंने जाति को जोड़ा है।
और इन्होंने ये देखा कि जाति और वर्ग दोनों हमें देखने को मिल रही है, तो आखिर में पावर किसके पास है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जो इनकी कास्ट, क्लास और पावर जो है, ये आप सभी को पता होगा कि ये इनकी बुक काफ़ी हद तक प्रभावित मैक्स वेबर की बुक, मैक्स वेबर की जो बुक है CSP, आप लोगों को पता है CSP, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, या फिर पावर की बात करते हैं। तो क्लास, स्टेटस और पार्टी की बात मैक्स वेबर कहते हैं। और सेम इसी आधार पे इन्होंने जो एक बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ भी दिया गया है कि जो त्रिआयामी कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, उसी को भारत में किस विचारक ने फॉलो किया है, तो ये आंद्रे बेतेई हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर के रूप में ये देखते हैं। इन्होंने जहाँ पे मैक्स वेबर ने क्लास और स्टेटस और पार्टी को एक साथ जोड़ा है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें पहले कास्ट को देखना पड़ेगा, फिर क्लास को देखना पड़ेगा, और इन दोनों के साथ जोड़ के हमें पावर को समझना पड़ेगा। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंधों की चर्चा उन्होंने सबसे पहले 1974 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में की थी। तो सबसे पहले अगर मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंधों की इन्होंने चर्चा की है, तो ये इनकी बुक है 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। और ये जो बुक है वो जो 6 इनके एक ये कह सकते हैं कि व्याख्यान हैं, उन्हीं का एक संकलन है। तो इसीलिए इन्होंने 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी नाम से ये बुक अपनी प्रकाशित किए हैं। इसमें इनके 6 व्याख्यानों का संकलन है। इसी मुद्दे को उन्होंने पुनः अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी, जो कि 2002 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक कथन है आंद्रे बेतेई जी का, वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जब एक विद्वान अपनी ही संस्कृति का अध्ययन करता है तब वह समाजशास्त्री है, और दूसरी संस्कृति का अध्ययन करता है तब वह सामाजिक मानवशास्त्री है। तो ये कथन कैसे आप लोगों को याद रखना है? ये कथन आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि एम.एन. श्रीनिवास जी ने इनको भेज दिया था कि आप जाइए और दूसरी जगह से, दूसरे कल्चर की, दूसरे संस्कृति का अध्ययन करके आइए। तो इस प्रकार से वो एक मानव शास्त्री बन गए थे। इससे आप लोग याद रखिएगा कि जब एक विद्वान अपनी ही संस्कृति का अध्ययन करता है, अर्थात जहाँ वो रहता है उसी कल्चर का अगर वो अध्ययन करता है, तब वो समाजशास्त्री कहलाता है। और जब वो दूसरी संस्कृति का अध्ययन करता है तो वह एक सामाजिक मानव शास्त्री होता है। यहाँ पे आंद्रे बेतेई एक और बात कहते हैं कि बड़ी विडंबना की बात है कि यदि अगर मैं अपने मुंबई शहर का अध्ययन करूँ तो मैं समाजशास्त्री कहलाऊंगा, लेकिन वही अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई थिंकर आ जाए, मान लेते हैं अमेरिका या इंग्लैंड या फिर जर्मनी से कोई थिंकर आ जाए और वो मुंबई शहर का अध्ययन करता है, तो वो एक मानव शास्त्री कहलाता है। तो ये भी बात इन्होंने कही है। ओके, इनको कुछ पुरस्कार दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वह भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्त करता है। ऑलरेडी हम फ्रंट पेज पे आप लोगों को दिखा चुके हैं। और उन्हें ब्रिटिश अकादमी FBA का फेलो भी बनाया गया था। उन्होंने 2010 में इन्फोसिस पुरस्कार के लिए सामाजिक विज्ञान जूरी में भी काम किया है। ओके, अब इनकी कुछ बुक्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड, ये अभी हम लोग फ्रंट पेज कवर भी इसकी देख लेंगे। तो ये एक बुक है। नेक्स्ट बुक है एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी, ये भी इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। एसेज ऑन आइडियोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द बैकवर्ड क्लासेज इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, तो आज के जो समकालीन भारत है, इसमें जो बैकवर्ड क्लास हैं या पिछड़ा वर्ग है, उसकी स्थिति क्या है, उसको इस बुक में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट, किनशिप एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये बुक अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है कि इन्होंने सोशल एंड कल्चरल
पुनरुत्पादन की बात करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं। किसमें? कास्ट में, जाति में, नातेदारी में और व्यवसाय में। तो भारत में व्यवसाय, नातेदारी और जाति में जो हमें सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन देखने को मिलता है, इस पे ये बुक है। 1991 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। ओके। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एसे इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये आप सभी को पता ही है कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव को इन्होंने यूज किया है। ओके। द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड अदर एसेस। तो इनइक्वालिटी को भी ये समझने के लिए काफ़ी हद तक आप सभी को पता है कि जो असमानता है, किस प्रकार समाज में असमानता है, इसको समझने के लिए काफ़ी डीपली इन्होंने स्टडी किया है। इनइक्वालिटी अमंग मैन, तो ऐसे ही एक बुक इनकी आती है 1977 में, इनइक्वालिटी अमंग मैन, स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को भी अध्ययन किया है। ये भी बुक है इनकी 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, जिसमें हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि इनकी जो बुक है 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने तुलनात्मक जो पद्धति है उसका भी प्रयोग किया है। इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, किस प्रकार से हमें असमानता दिखाई देती है और सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, एसेज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो किस प्रकार से ये जो हमें सामाजिक संरचना दिख रही है, जो सामाजिक स्तरीकरण दिख रहा है, इसके कारण किस तरीके की जाति की व्यवस्था जो थी वो पुरानी थी और अब कैसी हो चुकी है। तो ये आप सभी को भी पता है कि कास्ट सिस्टम जो है, हालांकि अभी भी भारत में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, लेकिन पहले की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। और इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज। तो इस तंजौर विलेज के नाम से, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई कि जिस समय स्टडी किया गया था उस समय तो वो डिस्ट्रिक्ट था नहीं, आज जो है वो तमिलनाडु में ये तंजौर जिला है, लेकिन उस समय एक विलेज था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये इनकी बुक है। अच्छा, यहाँ पे इनकी कुछ एसेस हैं वो देख लेते हैं। तो सेक्युलरिज्म री एग्जामिन्ड करके है, रेस एंड कास्ट, टीचिंग एंड रिसर्च आंध्रवेदी करके है, गवर्नमेंट एंड एनजीओस। तो इनके कुछ ये एसेस भी हैं लिखे हुए। तो ये कुछ आप लोगों को, हालांकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछेगा, बट चूँकि फैक्ट्स है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और भी इनसे जुड़ी हुई बातें मैं बता देती हूँ। तो इन्होंने जो श्रीपुरम में, या ये कहें तंजौर गांव में जो अध्ययन किया था, तो वहाँ पे इन्होंने पाया था कि जो जाति होती है, चूँकि इनको मेनली हम क्यों जानते हैं समाजशास्त्र में, तो मेनली अगर देखें तो इनके कंपैरेटिव मेथड के लिए जानते हैं, क्योंकि इन्होंने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है। दूसरी बात कि इनकी जो बुक है कास्ट, क्लास एंड पावर, इसके लिए इनको जाना जाता है। बहुत ऐसे विचारकों ने इनको क्रिटिसिज्म भी किया, आलोचना भी की, और इन्होंने कहा कि अगर ये अध्ययन ना होता या ये बुक ना होती तो शायद इनको हम सोशियोलॉजी में नहीं जानते उतना ज़्यादा। तो ये माना जाता है कि इनका जो मेन ख्याति है सोशियोलॉजी के फील्ड में, वो उनकी इसी बुक से है। तो इस बुक में जब ये अध्ययन कर रहे थे तंजौर में, तो इन्होंने जाति को देखा कि एक रूढ़िगत समाज का एक परंपरागत ढांचा के रूप में इन्होंने पाया था कि ये एक ऐसा समाज जिसमें रूढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें चेंजेस होने की कोई चांसेस हमें नहीं दिखते हैं, और ये एक ऐसा ढांचा है जो कि हमेशा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता जा रहा है, चला जा रहा है। इसमें इन्होंने जो जातियों को 3 कैटेगरी में बांटा है, ये यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछ दिया जाता है। तो पहला इन्होंने देखा कि पहला ब्राह्मण थे। पहला क्या थे? ब्राह्मण थे। एक मिनट, पहला जो है वो ब्राह्मण थे। दूसरा इन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मण थे।
और तीसरा इन्होंने जो कैटेगरी निकाला वो इन्होंने कहा कि वो या तो आदि द्रविड़ थे या फिर उन्हें अछूत कहा। तो इस तरीके से इन्होंने 3 कैटेगरी निकाली जातियों की, जिसमें कि ब्राह्मण, आप सभी को पता है कि हालांकि जो ये श्रीपुरम गांव था ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वो एक ब्राह्मणों का ही गांव था। तो पहला इन्होंने ब्राह्मण कहा, और जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, हालांकि स्थिति में अच्छी स्थिति में थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, तो उनको उन्होंने गैर ब्राह्मण कहा, जो कि अन्य व्यवसायों में लगे हुए लोग थे। और जो लोग वहाँ के स्ट्रक्चर में सबसे निचले पायदान पे थे, उनको उन्होंने आदि द्रविड़ या फिर अछूत कहा। यहाँ पे ये भी बात देखी जाती है कि जो इन्होंने अध्ययन किया था, इसको इन्होंने अपना गुणात्मक अध्ययन कहा है। इन्होंने कहा है कि ये एक क्वालिटी स्टडी था, या इसे फिर हम गुणात्मक कहेंगे। तो ये मात्रात्मक नहीं था, ये एक गुणात्मक अध्ययन था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैं इनकी क्या स्टडी रही तंजौर में उससे संबंधित थे, और इनकी क्या अपनी विधि रही है अध्ययन करने की, इन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को लेके क्या कहा है, इसके बारे में भी मैंने बताया। इनकी बुक्स भी हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग थोड़ा फ्रंट पेज कवर जो है इनके इसमें देख लेते हैं। तो आंद्रे बितेई की एक बुक क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम्स, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है कास्ट, क्लास एंड पावर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बुक का फ्रंट पेज कवर दिख रहा है। एंटीनॉमीज ऑफ सोसाइटी, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंसेस, सोशल साइंस आंद्रे बितेई का। सोशियोलॉजी, ये इनकी बुक है। एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड, ओके। ये बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, आंद्रे बितेई का। तो ये कुछ बुक्स ऐसे थे जिनके ये फ्रंट पेज कवर थे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।